चलिए फिर शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरें। देखो राष्ट्रीय वाली जो न्यूज हैं, नेशनल न्यूज हैं, वो पिछले वीडियो में हमने कर ली और उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स भी काफी अच्छे अच्छे आए। उसके बाद अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज देख लेंगे और यह कोशिश की जाएगी कि यह एक ही वीडियो में आपका तेजी से रैपिड रिवीजन हो सके, है ना। आप लोगों ने अपने स्तर से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, जैसे नेशनल न्यूज की पीडीएफ दे दी गई है, हाईलाइट किए हुए कुछ पॉइंट्स हैं, जो तथ्य यहाँ पर हाईलाइट करके दे दिए गए हैं ना, वो तथ्य जरूर पढ़ने हैं, उनको नहीं छोड़ना है। और उनको याद कराने के लिए यहाँ कोशिश की जाएगी कि उसका कुछ बैकग्राउंड बता दिया जाए, वो तथ्य थोड़े से आसान कर दिए जाएं, यह प्रयास रहता है, ठीक है। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आती हैं चीजें, कुछ चीजें बहुत उलझी हुई लगती हैं, नहीं पढ़ी हुई है, तो कोशिश करना कि वो जो टॉपिक रहे वो टॉपिक आप पूरा पढ़ना जो भी यहाँ बुक में दिया हुआ है। शुरू करें फिर आज की पहली न्यूज के साथ, क्योंकि आज जो है कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, इसलिए थोड़ा समय भी लग सकता है। शुरू करते हैं। देखो पहली न्यूज है आपकी 50वीं G7 शिखर सम्मेलन को लेकर के। G7 समिट की बात की जाए तो G7 समिट की इस बार चर्चा बहुत अधिक हुई है और इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। क्यों? क्योंकि यह 50वां इस बार का सम्मेलन है। अब देखो जब भी 50वीं समिट हो, 25वीं हो, 75वीं हो, जब भी ये वर्षगांठ होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और निश्चित बात है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर दिखाई देगा। तो बोले फिर G7 के बारे में जानने से पहले पहले इतना बेसिक एकदम नॉलेज सभी को होना चाहिए कि इस बार की जो G7 समिट हुई है वो इटली में हुई है। क्लियर बात है। जो इसके देखो सदस्य राष्ट्र होते हैं, जो G7 मेंबर्स हैं, 7 जो देश हैं, यहीं पर इसकी बैठकें होती हैं और यहाँ पर भारत को भी या भारत जैसे और विकासशील देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। क्लियर बात है। देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, कुछ नहीं तो आप लोगों ने एक हैशटैग बहुत सुना होगा, मेलोडी, है ना। तो और दूसरी बात है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद पहली जो विदेश यात्रा रहती है मोदी जी की, वो कहाँ की रहती है? इटली की रहती है। ये सभी ने चर्चा सुनी होगी। अब बात करते हैं कि G7 कंट्री, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लो। देखो ये 7 देशों का एक संगठन है और वो 7 देश कौन से हैं आप सभी को पता होना चाहिए। कौन कौन से 7 देश हैं? देखो आपका यूएसए और कनाडा हो गया, ठीक है। ये हमने अमेरिकी नॉर्थ अमेरिका से उठाए 2 देश, यूएसए और कनाडा। उसके बाद में आपका यूरोप से देखो आपका यूके आ जाता है, फिर आपका फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ये 4 देश कहां से हैं? यूरोप से हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 मेंबर पता चले, 2 यूएसए कनाडा और 4 यूरोप से और एक आपका एशिया से है, जापान। ये 7 देश हैं जिन्होंने 1976 में मिलकर के क्या किया? एक G7 कंट्री का गठन किया, ठीक है। ये G7 जो है विकसित राष्ट्र होते हैं। देखा जाए मोटे तौर पर तो जनसंख्या यहाँ पर विश्व की 10% ही आती है, लेकिन जीडीपी के मामले में, वेल्थ के मामले में 50% से ज्यादा का योगदान रखते हैं ये, ठीक है। तो इनकी इनके महत्व को आप समझ सकते हो और इसीलिए ये G7 जो है वैश्विक राजनीति में एक बड़ा महत्व रखते हैं, ठीक है। तो ये देखो समझ में आया इसके गठन को लेकर के। और याद करना 73 में आपका जब आपका तेल संकट आया, इसके बाद 76 में यह G7 संगठन आता है। फिर आपका 1997 का दौर रहता है, 1997 का वर्ष, जहां रशिया यहां पर शामिल होता है और यह G7 G8 में परिवर्तित हो जाता है। फिर 2014 में एक क्रीमिया का युद्ध होता है ना। रूस जब क्रीमिया को हथियाने की कोशिश करता है तो वहां से उसे G7 जो है कंट्री, G7 संगठन रह जाता है। क्यों? क्योंकि रशिया को बाहर कर दिया जाता है। तब से ये G7 समिट के रूप में ही जाना जाता है और यह संगठन भी G8 ना रह करके अब G7 हो गया है। ये बैकग्राउंड इसलिए बता दिया गया ताकि आपको ये तथ्य जो है आसान हो जाए। अब 1976 में देखिए यह संगठन आया, अब इसके 50 साल पूरे हुए और जो इस बार 50वीं जो G7 समिट हुई वह इटली में हुई। क्लियर? ये करंट से देखो रिलेट किया गया बैकग्राउंड बता करके इसका। अब ये बैकग्राउंड बता करके हमने इसको समझ लिया। अब G7 के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसमें, इस समिट में क्या चर्चा रही, है ना, किन बिंदुओं पर बहुत अधिक चर्चा हुई। तो इसमें जो चर्चा का केंद्र रहा वो PGII रहा। ये क्या है भैया? ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है। बोले ये आया क्या भाई, है कैसे, ये इनिशिएटिव कैसे, इसके बारे में बताओ। देखो इसके पहले आपकी जो 48वीं G7 समिट हुई, ध्यान से सुनना, जो 48वीं G7 समिट होती है आपकी जर्मनी में होती है, ठीक है। 49वीं कहां पर होती है? जापान में होती है। 50वीं कहां पर हो रही है भैया? 50वीं आपकी हो रही है इटली में। और बोला जाए, पूछा जाए अगर 51वीं कहां पे होगी, ध्यान से ये नोट डाउन कर लेना आप, 51वीं आपकी होने वाली है कनाडा में, ठीक है। 51वीं जो आपकी G7 समिट है वो होस्ट करेगा कनाडा। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न बना दिया जाता है 48वीं, 49वीं, है ना, 50वीं, इस तरीके से सामने उनके होस्ट जो कंट्री होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, मैच करने के लिए आ जाता है। तो एक ये फॉर्मेट पर अगर प्रश्न बना दिया गया तो आपको याद होना चाहिए। बोले चर्चा इसलिए की गई 48वीं की क्योंकि इस बार केंद्र में रहा PGII, है ना, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट।
तो ये जो इनिशिएटिव आया था ये 48वीं G7 समिट में आया हुआ था, जर्मनी में जो समिट हुई थी। यहाँ कोशिश की गई थी कि ये G7 जो कंट्री हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे विकासशील देशों में, और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो जुटाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसको लेकर के बात की गई कि भैया इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक, बात समझ में आई। तो PGII जो है इसी के भाग के अंतर्गत ही आपको IMEC की चर्चा मिलेगी। IMEC क्या है? इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉरिडोर बनाए गए, जो भारत से संबंधित कॉरिडोर था, इसका नाम है आपका IMEC। जो यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं इनको देखो रिटेन, तभी आप आसानी से कर पाओगे जब इसकी कहानी आप समझ जाओगे। देखो PGII की बात की गई, इसके अंतर्गत ही बोला गया कि भारत से संबंधित जो भारत को यूरोप से जोड़ने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो भी मिडिल ईस्ट से होते हुए, ठीक है भैया, भारत से कहा यूएई से दुबई, दुबई से यूरोप होते हुए, इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा यही कहलाया IMEC, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये भारत से संबंधित कॉरिडोर है। PGII जो इनिशिएटिव शुरू किया गया उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और ऐसे ही और कॉरिडोर हैं आपके, जैसे लोबिटो कॉरिडोर, इस पर चर्चा हुई, ये आपका अंगोला में स्थित है। लुजोन कॉरिडोर आपका फिलीपींस में है। वहीं मिडिल जो कॉरिडोर है वो आपका यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला कॉरिडोर है, ठीक, ध्यान से समझना आपको। ये सारे कॉरिडोर पर चर्चा हुई वहां पर। उसके अलावा एक आपका इनिशिएटिव बहुत चर्चा में रहा, कौन सा? ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। इसकी भी G7 समिट में चर्चा होती है। ये है क्या? देखो अफ्रीका आपने सभी ने महाद्वीप पढ़ा होगा, यहीं पर आपका डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट के आसपास का क्षेत्र है साहेल डेजर्ट, बोले साहेल क्षेत्र। अब साहेल क्षेत्र में जो मरुस्थलीकरण है, जो आपका मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, इस मरुस्थलीकरण की या मृदा अपरदन की समस्या को कम करने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिस इनिशिएटिव की बात की गई उसका नाम ही है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये देखो सारे जो तथ्य यहाँ पर दिए हुए थे, समझना आसान हो गया होगा, अब इनको याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। सारी समिट पता चल गई, और समिट में जो चर्चा रही उसकी पता चल गई, ठीक है। जो चर्चा की गई, जिन कॉरिडोर्स की चर्चा की गई, वो सारी समझ में आ गई। G7 का बैकग्राउंड समझा दिया गया, और इससे बाहर देखो प्रश्न अगर बनेगा भी, और बनाएगा कहां से बनाएगा भाई? अगर बैकग्राउंड से रिलेट करके प्रश्न बनाएगा, स्टैटिक और करंट को जोड़ते हुए, वो क्लियर हो गया। करंट में जो जो मुद्दे चर्चा में रहे वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है परमाणु हथियार पर शिपरी रिपोर्ट। अब शिपरी देखिए क्या है। शिपरी आपकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये स्वीडिश एक आपका थिंक टैंक है। ये करता क्या है? ये देखता है भाई, इसने रिपोर्ट निकाली जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के आपके राष्ट्रों में क्या स्थिति बनी हुई है ना। क्या राष्ट्रों में अक्सर बात की जाती है, परमाणु अप्रसार संधि की बात की जाती है। बोले ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको नष्ट करने पर लगातार ये लोग बल देते हैं, लेकिन भैया इसमें वृद्धि देखी जा रही है। और वृद्धि क्यों देखी जा रही है? जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, इसके चलते यह वृद्धि देखी जाती है। और हम भारत को समझे, भारत भी आपका उन 9 राष्ट्रों में से आता है। देखो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो विश्व में आपके 9 राष्ट्र हैं जो परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, और उन राष्ट्रों में आपका भारत भी है, ठीक है। तो भारत को लेकर के क्या रिपोर्ट कहती है, साथ ही किसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स में जो खर्च करने के दौरान सबसे ज्यादा वृद्धि की है, यह रिपोर्ट बताती है। तो देखो सबसे ज्यादा जो वृद्धि कर रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। यूएसए ने अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। पहली न्यूज ये इंपॉर्टेंट है, पहला तथ्य। दूसरा आपके पास ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन के रिजर्व के मामले में टॉप पे कौन पे है, तो भाई आपका रशिया है टॉप पे। यहाँ देखिए ये जो सारणी बनी हुई है ये बताती है कि रशिया जो है आपका वो टॉप पर है न्यूक्लियर वेपन के रिजर्व के मामले में। वहीं नंबर 2 पर जो यूएसए बना हुआ है, ये सबसे ज्यादा वृद्धि कर रहा है इन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, ठीक। 2 तथ्य क्लियर। तीसरा तथ्य भारत से संबंधित, भारत के बारे में बताया गया। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि भारत के पास जो रिजर्व थे, इसके पहले 164 न्यूक्लियर वेपन थे, जो बढ़कर के 2024 में 172 हो गए हैं। कितने? 172। और बोले देखो अभी तक हमारे पास लगातार देखो आरोप लगते थे कि हम भले ही परमाणु संपन्न हैं, लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो पाकिस्तान से भी कम है। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आती है वो बताती है कि अब हमारे पास 172 न्यूक्लियर वेपन हो चुके हैं, और पाकिस्तान के पास 170 पहले भी थे और 170 अभी भी बने हुए हैं। इसलिए हम यहाँ पर आगे निकल चुके हैं। इसलिए इस रिपोर्ट की चर्चा हुई और भारत पर भी चर्चा की गई। क्लियर, सारे फैक्ट क्लियर, और सारे तथ्य यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा वो आप अब करने की स्थिति में आ जाओगे बढ़िया से। अब अगली न्यूज है यूरोपीय संघ को लेकर के। देखो यूरोपीय यूनियन ने क्या किया है, वहां यूरोपीय यूनियन के जो पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्वास के लिए बहु चर्चित जो कानून था उसको पारित किया है ना, इसको मंजूरी दी गई है। तो बोले जो प्रकृति बहाली को लेकर कानून आया है, इसको मंजूरी देने वाला राष्ट्र कौन है, तो यूरोपीय यूनियन आपको बताना है, ठीक है। ये पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने ऐसे कानून को मान्यता दी है। बोले फिर इसका लक्ष्य क्या है, कम से कम ये जो कानून बनाया गया है, अब ये कानून के अंतर्गत लक्ष्य को निर्धारित किया गया होगा। लक्ष्य ये है कि 2030 तक कम से कम 20% जो भूमि है, और 2050 तक
जो समुद्री क्षेत्र है ना, जो आपका लैंड है ना, जो आपका मैराइन एरिया है, ठीक है, इन दोनों को लैंड के लिए उसने टारगेट बनाया है 2030 तक के लिए 20% लैंड को, और 2050 तक आपका समुद्री क्षेत्र को क्या करना है, पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जो बुरी स्थिति यहाँ पर बदतर स्थिति बनी हुई है इस इकोसिस्टम की, इसको दोबारा से पुनरीक्षित किया जाएगा, ये टारगेट रखा गया इस कानून में। और ये कानून कहाँ पारित हुआ है, ईयू में, है ना, यूरोपीय यूनियन में। आगे बात करते हैं, देखो किसकी, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की। अब देखो जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, एसडीजी की चर्चा हमने पीछे वीडियो में भी कर ली थी कि एसडीजी आपके 2015 में आते हैं और 2030 तक के लिए टारगेट रखे गए हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये 17 के 17 याद होने चाहिए, है ना, और 17 के 17 नहीं याद है तो एक वीडियो पड़ा हुआ है, आज शेयर कर दूंगा, वो वीडियो आप देखना, 1 या 2 मिनट का है, उसके बाद आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि लगातार प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, कोई सा भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, वहां प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट से ये जानना जरूरी है, जब भी आप सतत विकास पर कोई उत्तर लिखोगे तो बताओगे इस रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए कि भैया जो 17 के 17 हमने एसडीजी निर्धारित किए थे 2030 तक, कोई भी यहाँ पर अभी ट्रैक पर नहीं है अपने, यानी कि कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो अपने ट्रैक पर हो। और ओवरऑल तरीके से देखा जाए, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री जानते हो ना, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इनकी चर्चा सुनते हो, ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री आते हैं। अभी हम देखेंगे जितने भी सूचकांक है वहां पर अग्रणी देशों के रूप में हर जगह ये नजर आते हैं, तो बोले जो स्कैंडिनेवियन कंट्री ही है वही ठीक ठाक थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। हालांकि 17 के 17 ऐसे हैं जो वैश्विक दृष्टि से देखा जाए एक भी आपके ट्रैक पर नहीं है, यहाँ इस रिपोर्ट में ये बताया गया। वही बात की जाए, इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 109वीं रैंक आई है, यानी कि भारत भी बहुत बेहतर कार्य नहीं कर रहा है। पहली रैंक जो है फिनलैंड की है। देखो सारे के सारे आपको देखो टॉप 3 में कौन से, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, तो टॉप 3 में आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री ही दिखेंगे, जिसमें पहली रैंक है आपकी फिनलैंड की। अब यहाँ याद रखा करो, जैसे आपने फिनलैंड यहाँ पढ़ा, अभी आगे बहुत सारे सूचकांक आएंगे, जैसे आपका हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा मान लीजिए। अब हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको पता है कि टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने किया है। वहीं आपका एसडीजी में टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने किया है। तो कोशिश करना जब भी नोट्स इस तरीके से इन सूचकांक पर बनाना, 1 पेज 2 पेज में, तो एक जगह पर ही लिख लेना कि ये फिनलैंड ने कहां कहां पर टॉप किया है, तो आपको याद भी बना रहेगा। तो यहाँ पर एसडीजी में टॉप किया है फिनलैंड ने। भारत की जो रैंक आई है 109वीं रैंक आई हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो तीसरी जो चीज देखनी है वह देखना है कि सबसे लोवेस्ट है ना, सबसे बॉटम कोई भी सूचकांक, यहाँ पहले चलो सुन लो, कोई भी सूचकांक पढ़ो। सूचकांक पढ़ने से पहले देखो आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पढ़नी है चीजें, जारीकर्ता पढ़ना है, टॉप किसने किया है, और बॉटम पे कौन है, सबसे लास्ट कौन है, और भारत की रैंक क्या है। बस इतना ही अगर आपने जान लिया किसी सूचकांक के लिए, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सूचकांक आ जाएंगे और इतनी ही जानकारी अगर हुई आपके पास में, तो आप क्या है, आपको याद करना भी आसान रहेगा और लिमिटेड आपके पास पढ़ने के लिए रहेगा। 2 पेजेस में आप सारे सूचकांक या 1 पेजेस में आप लिख लो और उनको बार बार पढ़ते रहो, याद हो जाएंगी। बहुत सारे निमोनिक्स तरीके बना लो, ताकि कुछ मजेदार ऐसे तरीके भी होने चाहिए ताकि देखते ही आपको रैंक याद आ जाए या किसने टॉप किया वो याद आ जाए। आगे बढ़ते कुछ कुछ तरीके कहीं कहीं पर कोशिश की जाएगी बताने की, ताकि आपको याद रहे। तो एसडीजी के मामले में सबसे लोवेस्ट स्थान आया है आपका दक्षिण सूडान का, टॉप किया है फिनलैंड ने, भारत की 109वीं रैंक है, और बॉटम है आपका सबसे नीचे कौन है, दक्षिण सूडान। बस इतनी जानकारी रखो इसके बारे में, सूचकांक के बारे में। अगली न्यूज है आपकी यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन को लेकर के। देखो भैया रूस यूक्रेन का विवाद चल रहा है, बोले हाँ तो यूक्रेन में शांति व्यवस्था स्थापित हो, इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस होती है। बोले कॉन्फ्रेंस कहां पर होती है, भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले स्वर्ग में, और वो है कौन सा, सॉरी भारत का बता रहा हूँ, विश्व में जो स्वर्ग, विश्व का स्वर्ग या आपका ब्रह्मांड का स्वर्ग कहा जाता है, किसे बोला जाता है, स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। बोले कहीं पर स्वर्ग है तो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। बोले यहीं पर बैठ के चलो बात कर लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में बैठ करके बात होती है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन को लेकर के, और बोलते हैं यहाँ पर जो 80 देश हैं, 80 देशों ने 100 देश शामिल होते हैं, और 100 देशों में से 80 देश इस बात पर सहमत हुए कि भैया यूक्रेन की अखंडता को बनाए रखना चाहिए, और जो रशिया और यूक्रेन वॉर है इसको खत्म करना चाहिए। तो यहाँ हमें भारत का पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। भारत का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि भारत ने अपने आप को यहाँ से दूर रखा, और दूर इसलिए रखा, यहाँ बोला गया कि रशिया और यूक्रेन के बीच का द्विपक्षीय मामला है और रूस को आपने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, इसीलिए भारत ने यहाँ पर अपना तर्क देते हुए खुद को यहाँ से दूर रखा। ठीक है, साथ ही रूस के साथ हमारे संबंधों को भी ध्यान में रखते हुए ये एक महत्वपूर्ण कदम था। अगली न्यूज है देखो मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति को लेकर के। मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए इनका नाम भी याद कर लेना। क्या नाम है, क्लाउडिया शीनबाम। ठीक, क्या नाम है, क्लाउडिया शीनबाम। कई बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा कि मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। अगली न्यूज देखो किस सूचकांक को लेकर के है, वैश्विक ऊर्जा
संक्रमण सूचकांक। और एनर्जी देखो ट्रांजिशन इंडेक्स की बात की जाएगी यहाँ पर। एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब है, यह जो सूचकांक रहेगा यह देखेगा कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की ओर जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं और भारत भी उसमें से आता है जो ऊर्जा का अधिकतम उत्पादन कहां से करता है भैया, जीवाश्म ईंधन से करता है। और अभी इसका अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा को। तो ट्रांजिशन पीरियड में ही है अभी, इसी ट्रांजिशन पीरियड को लेकर के ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस संदर्भ में देखा जाता है कि कौन सा देश कितना बेहतर कार्य कर रहा है, यह सूचकांक इसी को लेकर आता है। और हमें क्या पढ़ना है इस सूचकांक के अंतर्गत, इसका जारीकर्ता, भारत की क्या स्थिति है, किसने टॉप किया है और कौन सबसे खराब स्थिति में है सूचकांक में। तो बोले देखो एनर्जी जो ट्रांजिशन इंडेक्स है वो जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो सूचकांक जारी किए जाते हैं वो एक साथ लिख लेना। जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया गया है ग्लोबल जो एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स है वो, फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है आपका, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है आपकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, या ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ये चार जो बहुत प्रमुख हैं आपके सूचकांक या रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किए जाते हैं और लगातार यहाँ से देखो प्रश्न आपके बनते हैं, ये एक जगह पर लिख लेना। पहला कौन सा है भैया, ऊर्जा संक्रमण जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप, ये आगे मिलेगा पढ़ने को भी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है ना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है। और ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये भी आगे आपको अभी पढ़ने को मिलेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही ये सारे सूचकांक और रिपोर्ट जारी की जाती है, इसलिए यहाँ एक साथ आपको बता दी गई। अब यहाँ भारत की रैंक अगर पूछी जाए आपसे कि आपके एनर्जी ट्रांजिशन में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की 63वीं रैंक है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में अगर रैंक आपसे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सौर ऊर्जा के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत की रैंक हमारी अभी चौथी है। ठीक है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के प्रोड्यूसर कौन सा है देश, बोले भारत है। और वहीं सौर ऊर्जा को लेकर के तीसरी रैंक हो चुकी है हमारी। अब बोले एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे बेहतर कौन है, कार्य कर रहा है, स्वीडन है। स्कैंडिनेवियन कंट्री, ध्यान रखना उन्हीं में से कोई एक रहेगा आपका। यहाँ देखो आपका स्वीडन है टॉप पर है जो, और दुनिया में चौथा स्थान भारत का है और भारत की रैंक क्या है, 63वीं रैंक है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो कांगो की है। ठीक, अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को लेकर के चार बातें जो बताई थी, चारों बातें यहाँ रिवाइज कर लो तेजी से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है यहाँ पर, भारत की रैंक यहाँ पर 63वीं है। और आपको पता चला यहाँ पर जो टॉप किया, सबसे बेहतर कार्य किया है वो स्वीडन ने किया है, और सबसे बुरी स्थिति आपकी कांगो की है। चार ही तो फैक्ट हैं। अब ऊर्जा संक्रमण को लेकर के अगर आएगा तो यही चार फैक्ट आपको याद रखने हैं। और क्या है ये सूचकांक, ये आपको शुरुआत में समझा दिया गया है। अगला सूचकांक आता है देखो शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब देखो पीस इंडेक्स में आपका जो टॉप जो जारी करता है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। अब देखो पीस में लगातार जो टॉप करता चला रहा है वो आइसलैंड है। देखो पीस में थोड़ा सा तरीका भी एक मजेदार बना सकते हो कि शांति कौन रखेगा, बोले शांति वही रखेगा, शांति जब होगी तो ठंडक पड़ी होगी, है ना, ठंडा रहेगा वो व्यक्ति। बोले ठंडा रहेगा, ठंडा का मतलब क्या होता है, आइस। तो आइस से हमने कीवर्ड निकाला और यहां से याद कर लिया आइसलैंड। तो शांति से रिलेट किया भैया हमने कि शांति कौन व्यक्ति रखेगा, जो ठंडा रहेगा, और ठंडा से ही हमने आइस को निकाला, इसी ने टॉप किया है। इसके बाद में सबसे खराब स्थिति में है यमन। यमन आपको लोकेशन तो पता ही होगी कहां पर है। यमन देखो आपका अफ्रीका, जहां से आपका अफ्रीकन हॉर्न है, इसी के ऊपर स्थित है आपका यमन देश। अब बोले यमन जो है यह सबसे बुरी स्थिति यहाँ पर है पीस को लेकर के, चूंकि यह क्षेत्र जो प्रभावित रहता है, सोमालिया के जो लुटेरे हैं, इन लुटेरों के कारण यह क्षेत्र बहुत अधिक प्रभावित रहता है और बहुत अधिक अशांति देखने को मिलती है। इसीलिए यह सबसे बुरी स्थिति में आपको दिखाई देता है यह देश यमन। दोनों देश आपको याद हुए, आइसलैंड और यमन। इसके बाद में भारत की रैंक क्या है यहाँ पर, देखो पीस को लेकर के भारत की रैंक है 116वीं। क्लियर, ध्यान रखना भारत की रैंक जो है एकदम रट डालना, क्या रैंक है, 116वीं रैंक है। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है भैया समलैंगिक विवाह को लेकर के। देखो समलैंगिक विवाह को लेकर के मान्यता, कानूनी मान्यता देने वाला जो अभी हाल ही में देश बना है वो है थाईलैंड। बोले दक्षिण पूर्व एशिया में अगर बात की जाए तो ये पहला देश है। वहीं अगर ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो आपका ताइवान, याद रखना ताइवान, नेपाल, दो ऐसे देश थाईलैंड से पहले और हो चुके हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी हुई है। तो थाईलैंड आपका तीसरा देश है ऐसा जिसने इस समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। ठीक, अगला देखो आ गया, फिर से इंडेक्स आ गया है, ये कौन सा, इन्वायरमेंट परसेप्शन इंडेक्स, सॉरी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आ चुका है। इसको लेकर के देखो जारी करता है येल एंड कोलंबिया नेटवर्क, याद रखना, इन शॉर्ट याद रखना, बड़ा नाम है तो सीधा हो सकता है ना पूछा जाए जारी करता।
और अगर पूछा भी जाएगा तो आपने येल एंड कोलंबिया नेटवर्क इतना ही पढ़ लिया तो आपको ध्यान रहेगा। भारत की रैंक देखो यहाँ पर 176वीं रहती है, बहुत अधिक विवादित रहा क्योंकि लगातार भारत के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक बहुत खराब है। 180 देश लिए गए हैं और 180 देशों में हमारी रैंक आ रही है 176वीं। भारत के द्वारा इसके पैरामीटर्स को लेकर के भी विवाद किया गया, विवाद उठाया गया है ना, कि भाई ये गलत तरीका है, जिस तरीके से आप इस इंडेक्स में मानक निर्धारित करते हो वो भारत के अनुकूल नहीं है, भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए भारत की रैंक इतनी खराब रहती है। तो विवादित रहा तो रैंक भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात आती है भैया परफॉर्मेंस को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, किस देश ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। और स्वाभाविक सी बात है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस की बात की जाएगी, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति आप देख रहे हो आज के समय, और क्लाइमेट चेंज कैसे प्रभावित होगा, कम तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कौन कितना कम करेगा। तो ग्रीन हाउस एमिशन जो कम किया है, 60% की कटौती की गई है, वो देश है आपका एस्टोनिया। ठीक है, कौन सा देश है? एस्टोनिया। बाल्टिक क्षेत्र है आपका, बाल्टिक देशों में से एक है आपका एस्टोनिया। इसने टॉप किया है आपका एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और यहाँ देखो आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि भैया किसी ने टॉप किया है यहाँ पर, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। इसके बाद आपको देखो स्कैंडिनेवियन यहाँ पर दिखाई देगा, चौथे स्थान पर फिनलैंड है ना। इसके टॉप 3 याद रखना, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी। ठीक है, ये 3 देश हैं आपके जिन्होंने एनवायरमेंट परफॉर्मेंस को लेकर के बेहतर कार्य किया है, जिसमें आपको एस्टोनिया तो जरूर याद रखना है। और भारत कहां पर है भैया? भारत ये देखो बैठा हुआ है 176वीं रैंक पर। और सबसे लास्ट आपका है वियतनाम। तो याद करने का भी तरीका है, एनवायरमेंट में सबसे गंदी तरीके से परफॉर्मेंस दी है वियतनाम। बोले बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, तो बदनाम कौन हुआ? वियतनाम। ठीक, तो देखो याद भी हो गया कि वियतनाम सबसे लास्ट रहा था। इसके बाद में आते हैं मानव विकास सूचकांक को लेकर के। देखो मानव विकास सूचकांक आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और 3 इंडेक्सेस यहाँ पर रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और लिविंग स्टैंडर्ड, है ना। तो ये 3 मानकों पर देखा जाता है कि जो मानव विकास सूचकांक है, यहाँ पर किन देशों में क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ जो टॉप करने वाला है, देखो मानव का विकास सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? बोले धरती के स्वर्ग पर। और स्वर्ग कहाँ पर है? बोले स्विट्जरलैंड में है, वहीं पर मानव का विकास सर्वाधिक होगा। याद करने के लिए बताया जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर टॉप किया है। और सोमालिया जो है सबसे अंतिम स्थान रखता है। सोमालिया देखो यहीं पर बताया दे रहे हैं। आगे क्या है आपको अभी भ्रष्टाचार, जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पढ़ोगे, वहां पर भी देखोगे जो लास्ट है स्थान वो सोमालिया का है। तो बोले सोमालिया अंतिम स्थान कहां कहां पर रखता है? एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रखता है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रखता है। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे खड़ा नजर आएगा सोमालिया, और वहां ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इससे रिलेट कर लेना दोनों सूचकांकों को, तो सोमालिया देश आपको याद हो जाएगा, सबसे बदतर स्थिति यहाँ पर है। अब बोले भारत की क्या स्थिति है? देखो भारत की स्थिति यहाँ पर 134वीं है। ठीक, एक आप इस तरीके से देखो लिख करके भी याद किया करो, कोशिश किया करो। एक के बाद 2 मिसिंग है और 3 4 है आपका। देखो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कुछ निमोनिक्स आप बना सकते हो। जैसे एक मैं बताता हूं, मेल और फीमेल को लेकर के आपने क्या किया, मेल को 1 नंबर दिया और फीमेल को 2 नंबर दिया। ठीक है, अब बोले देखो ह्यूमन डेवलपमेंट अगर करना है मेल और फीमेल दोनों का करो। बोले ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फीमेल को नजरअंदाज किया जाएगा, है ना। भारत के संदर्भ में देखो ये पृष्ठभूमि बनी हुई है, तो फीमेल को नजरअंदाज किया जाएगा। तो एक के बाद 2 ना आकर के क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा। और यही देखो भारत की रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्या है, 1 3 4। देखो यहां से एक दूसरी रैंक भी मैं याद कराता हूँ। यहां से देखो आप ग्लोबल जेंडर गैप आप आगे पढ़ोगे, और ग्लोबल जेंडर गैप में जो भारत की रैंक है 129 है। ठीक, ध्यान रखना 129 है। तो हमने मेल और फीमेल को क्या दिया है, 1 और 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसके पहले देखो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की जो रैंक रही है 127 रही है। ये दोनों केवल याद करने के लिए आपको एक निमोनिक्स मजेदार तरीके बनाकर बताए जा रहे हैं, ताकि आपको रैंक याद रहेगी। देखो ह्यूमन का डेवलपमेंट याद करोगे तो ध्यान आ जाएगा भैया महिला को छोड़ दिया था, यानी कि 2 नंबर को छोड़ दिया था। 1 और 3 4 हमारी रैंक थी। वैसे ही जेंडर गैप की बात करोगे जब, तो जेंडर गैप में क्या होता है, देखो लैंगिक अंतराल देखा जाएगा। पहले रैंक भारत की 127 थी, 2 रैंक खराब हुई, 129 हुई है। तो 1 और 2 हमने किसके लिए निर्धारित किया है, मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, और 1 और 2 देखो पहले साथ साथ थे, है ना, लेकिन अभी साथ साथ ना होकर के दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ बोला जा रहा है, रहोगे? बोले नो, है ना। तो 9 आ गया है 7 की जगह। तो अब रैंक हो गई है 1 2 9। ध्यान रखना अब आप 1 2 9 9 से हमने याद किया, जो निमोनिक्स बनाया बोलकर आप याद करोगे ना 2-3 बार, तो आपको याद आ जाएगा 129 जेंडर गैप में आपकी रैंक है, और 134 1 3 4 आपकी किसमें रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक है। तो ये केवल आपको याद करने के लिए ध्यान रखना इस चीज को। अगर नहीं याद आ रहा है वहां आपको टिक करना है। अब टिक करने में आपके पास में क्या है, ये तरीके 1-2 बार अगर आप बना लोगे, उसके बाद अगर कर लोगे इसको इस तरीके से निमोनिक बना करके, तो हो सकता है वहां एग्जाम में आपको याद आ जाए।
अगली न्यूज देखो इकोसोक को लेकर है। इकोसोक को लेकर के आपके पास जानकारी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की पहले बात समझ लो, यूनाइटेड नेशन कब आता है, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो, ये न्यूज बहुत आसान हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन देखो पहले आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आपका लीग ऑफ नेशंस आता है। लीग ऑफ नेशंस की असफलता दिखती है, क्यों? क्योंकि आपका द्वितीय विश्व युद्ध घटित हो जाता है। तो लीग ऑफ नेशन आया इसलिए था कि ताकि दोबारा से इस तरीके की कोई युद्ध वगैरह ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन आने के बाद भी आपका क्या होता है, दोबारा से द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना की जाती है। अब यूनाइटेड नेशन की सफलता आप इस संदर्भ में भी लगा सकते हो कि आज तक कोई उसके बाद इतना विकराल युद्ध नहीं देखने को मिला है। हालांकि दो देशों के बीच में जैसे रूस यूक्रेन हो गया, इजराइल फिलिस्तीन हो गया, युद्ध देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई इतना विकराल रूप से जो द्वितीय विश्व युद्ध की तरह हुई वह स्थिति नहीं बनी है अभी तक। तो बोले यह यूनाइटेड नेशन की कुछ सीमित सफलता भी आप इस रूप में देख सकते हो। अब यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही जो इसकी 6 बॉडीज थी, इस 6 बॉडी में से एक प्रमुख अंग है आपका कौन सा, इकोसोक, जिसकी चर्चा अभी देखो यहाँ पर न्यूज में है जो करंट की। अब देखो इसके जो प्रमुख अंग है वहां पर देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका प्रमुख अंग। सिक्योरिटी काउंसिल वही सुरक्षा परिषद जिसमें 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। भारत यहाँ पर लगातार मांग कर रहा है कि उसे स्थायी सदस्यता दी जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है आपका, जनरल असेंबली होता है, सेक्रेटरीट होता है, ट्रस्टी काउंसिल होता है। तो ऐसे 6 आर्गन हमारे रहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठवां हो गया इकोसोक। ठीक, ये 6 प्रमुख बॉडी हैं और 6 अंगों के अपने प्रमुख कार्य हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस का आप समझ रहे हो, जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल का, ट्रस्टीशिप काउंसिल का आप समझ रहे हो कार्य, वही इकोसोक का। और इकोसोक के अंतर्गत ही कई सारे कार्यालय रहते हैं और उन्हीं कार्यालयों की देखो यहाँ पर चर्चा की गई है। यह बताया गया है बहुत सारे निकाय हैं, उन निकायों में चुनाव होता है और चुनाव में भारत की जीत होती है। कई चुनावों में, कई निकायों में भारत की जीत होती है। उसी में आपका एक बोर्ड है, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। यहाँ जगजीत पावड़िया को दोबारा से क्या कर दिया गया है, इसका हेड बना दिया गया है। ठीक है, किसका, अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का। किसके अंतर्गत कार्य करता है, ये इकोसोक के। ऐसे बहुत सारे देखो यहाँ पर बोर्ड दिए गए हैं, बहुत सारे कमीशन दिए गए हैं जहां पर भारत ने जीत हासिल की है। बस ये न्यूज थी और ये न्यूज पीछे से बैकग्राउंड से समझाते हुए अब और अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर अगली न्यूज है देखो क्वाड के बाद स्क्वाड, और स्क्वाड चर्चा में बहुत ज्यादा रहा। क्वाड जानते हो ना, क्वाड देखो आपका जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। तो ये जो क्वाड बनता है आपका, ये क्वाड देखो 4 देशों का समूह था। अब बोले इसमें जो न्यूज है यह है क्वाड की ना होकर के किसकी, स्क्वाड की। अब बोले ये स्क्वाड क्या है, स्क्वाड में देखो जापान, यूएसए और आपका ऑस्ट्रेलिया रहेगा, लेकिन भारत की जगह आपका आ जाएगा फिलीपींस। और फिलीपींस आप जानते हैं दक्षिण चीन सागर के पास स्थित देश है और यहाँ पर चीन की जो पॉलिसी है, आक्रामक पॉलिसी है, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए यह स्क्वाड जो है ये समूह बनाया गया है। ठीक है, स्क्वाड में आपके देश कौन से हैं भैया, इंडिया हटा दो क्वाड से, उसकी जगह फिलीपींस ले आओ, वही सारे देश हैं इसके प्रमुख। अब आगे बात करते हैं, अगली न्यूज है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल। देखो विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल है वह यूएई में बनने जा रहा है। इसका नाम याद रखना, अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अभी तक का, क्योंकि यह बनेगा आगे भविष्य में, अभी तक सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो दुबई का है। दुबई से जो इसका आकार होने वाला है 5 गुना बड़ा होने वाला है। अगली न्यूज आपकी ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना। देखो ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर मतलब ये है जो मशीनें होती हैं, जो एआई बेस्ड मशीनें रहेंगी, वहां पर इमोशंस है ना, वहां पर इमोशंस डालने की कोशिश की जाएगी उन मशीनों के अंदर, है ना। इसको लेकर एक अभी देखो हाल ही में न्यूज सुनी होगी, एक आपका रोबोट रहता है साउथ कोरिया में, वहां पर वर्कलोड के चलते ऐसी न्यूज आ रही है कि वर्कलोड के बढ़ने के चलते उसने सुसाइड की है। तो ये क्या है, ये एआई के अंदर इमोशंस जैसी चीजें डालना और उसके बाद उसके अनुसार ही ये रोबोट्स वगैरह का या मशीन्स का कार्य करना, तो यही दर्शाता है। तो इसी पर आपका एक सेंटर बनने जा रहा है। वो सेंटर कहां पर बनेगा, फ्रांस में बनेगा, फ्रांस की पेरिस में। अब पेरिस में ये बनाया किसके द्वारा जाएगा, भारत की टीसीएस कंपनी है, इसके द्वारा देखो यह जो सेंटर है यह स्थापित किया जाएगा। ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, इतना पता होना चाहिए आपको, फ्रांस में, और किसके द्वारा, टीसीएस, भारत की कंपनी है टीसीएस, इसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है टाइम्स हायर एजुकेशन की, जिसे आप दा के रूप में भी जानते हो। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग। अब यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग क्या है, देखो जो आपके एसडीजी वगैरह हैं और उनको लेकर के जो क्या प्रभाव रहा है ना, कितना प्रभावशाली रहा, कौन सा देश, तो वहां के जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने किस तरीके से कार्य किया। तो उस संदर्भ में अगर एसडीजी के मामले में यहाँ न्यूज जो जानने वाली है कि एसडीजी के मामले में काफी इंपैक्टफुल तरीके से अगर किसी देश के विश्वविद्यालय ने कार्य किया है तो वो है अपना प्यारा सा
भारत। तो भारत यहाँ पर पहला रैंक लाता है किस मामले में, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं, इन्होंने एसडीजी की दृष्टि से काफी बेहतर कार्य किया है। बस इतना याद रखना। अगला सूचकांक महत्वपूर्ण है, देखो लैंगिक समानता सूचकांक। ये लैंगिक समानता सूचकांक, इसकी चर्चा की थी पीछे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पीछे बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है, उसमें यह लैंगिक अंतराल जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, यह भी जारी किया जाता है। यहाँ जो रैंक है भारत की 129 है। 1 और 2 से देखो वहां जोड़कर इसीलिए समझा दिया था पीछे, मेल को 1 देना है, फीमेल को 2 देना है। पहले क्या रैंक थी भारत की, 127 थी। 2 की गिरावट हुई है, 129 रैंक बनी है। तो बोले 1-2 पहले साथ थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, साथ ना होकर के बोले हम नहीं रहेंगे, नो, है ना। तो 9 इसमें ऐड हो गया है अब 1-2 के साथ में, तो यही भारत की रैंक बन गई है 129। ये एक तरीका है विजुअलाइजेशन के माध्यम से, न्यूमेरिक मेथड यूज करते हुए आप इसकी रैंक याद रख सकते हो किसी भी तरीके से। नहीं तो रटना फिर एक ऑप्शन है ही अपने पास, रटना तो है ही, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। और यहाँ पर जो टॉप किया है देखो आइसलैंड ने किया है। तुरंत यहाँ से रिलेट करो, आइसलैंड ने और कहां पर टॉप किया है, बोले पीस इंडेक्स में देखो टॉप किया था, बोले पीस इंडेक्स में टॉप किया है, जेंडर गैप में टॉप किया है। और सबसे बुरी स्थिति यहाँ पर किसकी है, सूडान की है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अगला जो है आपका बायो फार्मास्यूटिकल अलायंसेस है। देखो बायो जो फार्मास्यूटिकल अलायंसेस है क्या है, इसको समझ लो, उसके बाद में न्यूज क्या है ये आसान हो जाएगी। बायो फार्मास्यूटिकल जो अलायंस है, ये बेसिकली जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे जो जीव होते हैं, इनके माध्यम से मेडिसिन दवा वगैरह बनाई जाएगी। और दवा में केमिकल्स वगैरह का यूज करते हुए, क्योंकि कोविड के पश्चात क्या हुआ था, जो सप्लाई थी, जो मेडिसिन वगैरह की सप्लाई थी, यह भी प्रभावित हुई थी। इसीलिए ऐसे एक संगठन की आवश्यकता थी, और वह संगठन आपका भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और ईयू, संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ, ठीक है। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय यूनियन, इन्होंने मिलकर के एक संगठन की शुरुआत की है। बेसिकली ये हुआ क्या, कब हुआ ये कि जून में आपका कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, जिसे आपका सबसे बड़ी दुनिया की दवा प्रदर्शनी के रूप में जाना जाता है। वहां पर यह अलायंस बनाया जाता है फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल अलायंस क्या है, ये समझ में आ गया होगा, देखो दिया भी हुआ है। फार्मास्यूटिकल एक प्रकार की चिकित्सकीय दवा है, जो जीवित प्राणियों के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्म जीवों, इनका प्रयोग करते हुए, है ना, और जीवों का उपयोग करके बनाई जाएगी। यहाँ जो दवाइयां बनाई जाएंगी, यह इनके जीवित जो ऊतक हैं, है ना, जो इनके अंग हैं, इनका प्रयोग करके बनाई जाएगी। यहाँ किसी तरीके के केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव ना देखने को मिले। आगे बढ़े अब अगली न्यूज पर। आगे अगली न्यूज है 21वीं सांग्री ला वार्ता। देखो जैसे हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग होता है ना, उसी तरीके से सिंगापुर में आपका शांग्री ला डायलॉग होता है। शांग्री ला वार्ता में भी देखो होटल है सिंगापुर में, वहीं पर बैठकर ये वार्ता की जाती है। इसमें देखो 2018 की ध्यान रखना, 2018 में जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये इन्होंने संबोधित किया था और पहले प्रधानमंत्री बने थे। अभी हालांकि इस बार जो सांग्री ला डायलॉग हुआ है, इसमें भारत प्रतिनिधि नहीं था। इस बार भारत यहाँ पर नहीं गया हुआ था, ठीक है। बस इतना ही जानकारी बहुत है, सांग्रीला कहां पर होता है इतना जान लो बस। इसके बाद में अगली न्यूज है आपकी फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने को लेकर के। देखो फिलिस्तीन आपको पता ही है, इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, वार चल रहा है, ठीक है। अब फिलिस्तीन पर अक्सर विवाद ये होता है कि कुछ राष्ट्र हैं जो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, और कुछ हैं जो नहीं देते हैं। भारत उसमें से आता है जो 2 स्टेट जो पॉलिसी मानता है। कैसे, यानी कि आप इसराइल को भी भारत मान्यता देता है स्वतंत्र राष्ट्र की, और फिलिस्तीन को भी। लेकिन चर्चा में न्यूज यह है कि कौन कौन से राष्ट्र हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। तो पहले आपके नॉर्वे और आयरलैंड और स्पेन। इसका क्या है, कोड बना लो आप सिन, ठीक है। सिन आप कोड बना लो, और स्लो कैसे याद कैसे रखोगे, देखो फिलिस्तीन में आपका लगातार आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, बोले बहुत ज्यादा सिन हो रहा है ना, बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है वहां पर लोगों के साथ में। अब बोले सिन, नो, सिन जो है थोड़ा सा स्लो करने की जरूरत है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। सिन एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है आपका स्पेन, और आपका आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है भैया आयरलैंड, एन का मतलब है आपका स्पेन, सॉरी एन का मतलब है आपका नॉर्वे, ठीक, ध्यान रखना। और फ्लो क्या है आपका, स्लोवेनिया। तो ये 4 देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को अभी हाल ही में मान्यता दी है, फिलिस्तीन को राज्य के रूप में। तो 4 देश कौन से हैं, शिन स्लो, एस का मतलब क्या है स्पेन, आई का मतलब आयरलैंड, एन का मतलब नॉर्वे, और स्लो का मतलब है आपका स्लोवेनिया, ठीक। तो ये आपको याद हो जाएगा। ये आप कोड वगैरह भी इस तरीके से अपने स्तर से भी बनाया करो। यहाँ जो कोशिश मदद कर पाऊंगा वो देखो आपको कोड बनाकर कोशिश कर दूंगा। फिर आती है अगली विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट। इस वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के बारे में जानना यह है कि देखो यहाँ पर जो बात की गई है इस रिपोर्ट में, ये बताया गया है
कि जो वन्य जीव हैं, देखो इन्वायरमेंट को तो बुरी तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। मेंस वाले टॉपिक में हमने जाना था इसके क्या क्या कारण होते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, चाहे वन्य जीवों के आवास को लेकर के, चाहे शिकार को लेकर के, चाहे उनकी जरूरतों को लेकर के, है ना, मानव की जरूरतों को लेकर के। इस संदर्भ में यह रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट बताती है कि भैया सबसे ज्यादा अगर कोई वन्य जीव प्रभावित हुआ है तो वो गैंडा है, और सबसे ज्यादा अगर कोई वनस्पति प्रभावित हुई है तो वो देवदार है। देखो यहीं पर दिया होगा, ये रहा गैंडा है जो सबसे ज्यादा वन्यजीव के रूप में प्रभावित हुआ है, और सबसे ज्यादा कोई वनस्पति अगर प्रभावित हुई है तो वो देवदार है। बोले गैंडा क्यों प्रभावित हुआ है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मार्केट में देखा जाए किस पशु का किस अंग की बिक्री हुई है तो वो गैंडे के सींग की, और गैंडे के सींग के कारण ही सबसे ज्यादा जो वन्य जीव प्रभावित हुआ है वो गैंडा हुआ है। ठीक है, ये जानकारी आपको इस रिपोर्ट से निकालनी है और इसके बाद में इस रिपोर्ट को पढ़ करके किनारे कर देना है। अगली न्यूज है भैया फोर्ब्स अंडर 30। देखो फोर्ब्स 30 अंडर 30 ये है कि जो 30 साल के व्यक्ति हैं, 30 साल के जो युवा हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, औद्योगिक हो, किसी भी क्षेत्र में और बेहतर अग्रणी रूप में आगे नजर आए हैं, बहुत प्रभावशाली तरीके से कार्य किया है, तो वहां पर फोर्ब्स के द्वारा 30 अंडर 30 एशिया के नाम से, वो एशिया की बेसिकली यहाँ पर एशिया दिया हुआ है, तो एशिया के 30 अंडर 30 लोगों को लिया जाता है, यानी कि 30 लोगों की एक सूची निकाली जाएगी। उसके लिए सभी देश एशिया के क्या करते हैं, अपने यहाँ से प्रविष्टियां यानी कि एंट्रीज भेजते हैं, और उसके बाद में फोर्ब्स चुनता है ना, फोर्ब्स चुनेगा और फिर वो 30 लोगों की सूची निकालेगा। अभी क्या है, अभी यहाँ पर जो एंट्रीज भेजी गई हैं वहां पर ये न्यूज ये है करंट की कि जो सबसे ज्यादा प्रविष्टियां भेजने वाला एशिया से देश कौन सा है, बोले भारत है। भारत से 86 जो है प्रविष्टियां भेजी गई हैं, भारत से 86 लोगों के नाम भेजे गए हैं, किसको, फोर्ब्स को। और फोर्ब्स उसके बाद में 30 अंडर 30 की एक लिस्ट निकालेगा, फिर देखते हैं इसमें से कौन कौन से लोग वह शामिल करता है अपनी सूची में। ठीक है, ये जानकारी थी, केवल यह न्यूज इतनी ही काम की थी। अब दुनिया के देखो 50 सबसे अमीर शहरों की एक सूची निकाली गई, और ये सूची निकालता कौन है, ये सूची जारी करता है वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज। बोले ये वेल्थिएस्ट सिटी जो है देखी जाती है कि कहां पर किस शहर में सर्वाधिक अमीर या अमीर अरबपति करोड़पति जो भी कह लो, इनकी संख्या देखी जा रही है। तो सर्वाधिक अगर अरबपति और करोड़पति देखे जाएंगे तो यहाँ बस रिपोर्ट में इतना जानना कि सबसे ज्यादा अमीरों की संख्या किसी देश में है या किसी शहर में है, सॉरी, तो वो शहर है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में सर्वाधिक अमीर रहते हैं। उसके बाद टॉप 50 यहाँ पर 50 ही शहर देखे गए हैं। इन 50 शहरों में भारत के मात्र 2 शहर हैं। एक है जहां बिलियनियर सबसे ज्यादा है, वो है मुंबई, और दूसरा आपका जो है दिल्ली है। ठीक है, टॉप 50 में आपका मुंबई की रैंक है 24वीं और दिल्ली की रैंक है आपकी 37वीं। क्या रैंक है, 37वीं रैंक है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक, बस दो ही, इतना ही न्यूज आपके काम की है ये, कि जो वेल्थिएस्ट रिपोर्ट आई, वेल्थिएस्ट सूची आती है, यहाँ पर दुनिया के सबसे अमीर शहरों, अमीर जो शहर हैं, इनको देखा जाता है, और देखा किस आधार पर जाएगा कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में बिलियनियर्स मिलेनियर्स रह रहे हैं, उसके आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि भाई कौन सा शहर सर्वाधिक अमीर है। तो उसमें न्यूयॉर्क आपका टॉप पर आता है, और भारत से 2 शहर आपको दिखाई देते हैं। एक आपका मुंबई है, मुंबई की देखो यहाँ पर 24वीं रैंक है, और दूसरा आपका दिल्ली है, दिल्ली की क्या रैंक रही है, 37वीं रही है, क्योंकि यहाँ 50 शहरों को ही शामिल किया गया है। अगले न्यूज देख लेते हैं भैया, नाटो को लेकर के है। अब नाटो को लेकर के देखो न्यूज यह है कि लगातार देखो रूस और जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो रूस और यूक्रेन, एक मैप से यहाँ समझ लोगे, थोड़ा सा लोकेशन समझने की कोशिश करना। ये देखो स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये नॉर्वे है आपका, नॉर्वे के ही बगल में आपका आता है स्वीडन, और स्वीडन के ही बगल में आपका आता है फिनलैंड। ठीक है, ये 3 देश हैं, और इसी के साथ में यहाँ सीमा बनाता है रूस, और रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, और रूस लगातार विरोध करता है फिनलैंड और स्वीडन का कि तुम्हें नाटो में शामिल नहीं होना है। और नाटो आप जानते हो नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसका जो सदस्य राष्ट्र बन जाता है, वह जैसे यहाँ पर माना जाता है सामूहिक रूप से यहाँ जिम्मेदार होगा। अगर कोई भी देश फिनलैंड के ऊपर मान लीजिए हमला करता है और फिनलैंड नाटो का सदस्य है, तो यह नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा, और नाटो की जो सेना होगी वो सारे मिलकर के उस राष्ट्र के विरुद्ध क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये बेसिकली नाटो में सम्मिलित होने का एक फायदा होता है। इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन चाहते थे कि भैया हम नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन रशिया लगातार कहता था फिनलैंड से, देखो यार तुम हैप्पी इंडेक्स में जितने टॉप पे रहते हो ना, जितने खुश रहते हो, अगर तुम शामिल हुए तो उतना ही तुमको हम दुखी कर देंगे। बोले ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहती थी, लेकिन फिर भी हुआ क्या, नाटो में अभी तक सदस्य कितने थे, 30 थे। अब नाटो का जो 31वां सदस्य बना वो यही फिनलैंड बन गया, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन के स्तर पर रूस को बाइकआउट किया गया, और फिनलैंड ने भी देखो, रूस थोड़ा सा कमजोर जहां पर नजर आता है और फिनलैंड वहां पर शामिल हो जाता है। नाटो का 31वां जो देश है, 31वां राष्ट्र है, वो बन चुका है सदस्य उसका फिनलैंड। बोले जब फिनलैंड शामिल हो गया, और फिनलैंड के ही पास में देखो ये जो राष्ट्र है ये था स्वीडन।
बोले जब फिनलैंड बन गया तो फिर स्वीडन को भी मौका मिल गया, बोले यही मौका है, और 32वें जो सदस्य के रूप में शामिल हो जाता है स्वीडन। ठीक है, तो करंट की न्यूज क्या थी? करंट की न्यूज थी भैया नाटो का 32वां सदस्य कौन बना। यहाँ 31वां भी समझा दिया गया, उसी 31वें के साथ में आपको 32वां भी समझ में आ जाएगा। लोकेशन क्लियर होगी तो ये तथ्य बहुत आसान होगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो विश्व का सबसे गहरा ज्ञात जो ब्लू होल है, देखो समुद्र के भीतर आपको पता है कि पानी रिसता हुआ नीचे पहुंचता है और एक गहरे गड्ढे का निर्माण करता है। तो बोले विश्व का अभी हाल ही में करंट में सबसे गहरा इस तरीके का जो ब्लू होल है वो कौन सा है? बोले मैक्सिको में है। मैक्सिको में यह ज्ञात हुआ है और इसका नाम है तामजा ब्लू होल। क्या नाम है इसका? तामजा ब्लू होल है। अभी हाल ही में सबसे गहरा ये ब्लू होल हो चुका है और इसकी गहराई है 1380 फीट लगभग माना जा रहा है कि इसकी गहराई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसके पहले अभी तक, तो इसके पहले अभी तक जो ड्रैगन होल है ये कहां पर मौजूद था? दक्षिण चीन सागर में, जिसे आप शंशा योंगले ब्लू होल के नाम से भी जानते थे, या इसे ड्रैगन होल भी कहा जाता था। इसकी जो गहराई है 480 फीट है और वही जो अभी तामजा ब्लू होल मिला है इसकी गहराई 1380 फीट है। आप समझ सकते हो इससे 3 गुना ज्यादा इसकी गहराई है। इसीलिए दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो हो चुका है, अब तामजा ब्लू होल हो चुका है। पूछा जाए किस देश में है, तो मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े। अगली न्यूज है भूटान यात्रा को लेकर के। प्रधानमंत्री जी की देखो भूटान यात्रा होती है और भूटान यात्रा में पता है भूटान अपना एक मित्र राष्ट्र है। यहाँ से अपने प्रीलिम्स में जो न्यूज आ सकती है, पूछा जा सकता है भूटान के सर्वोच्च सम्मान को लेकर के। भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो। ठीक है, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इससे सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे बहुत ज्यादा न्यूज यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो समझौते वगैरह किए गए हैं इन समझौतों को आप जब भारत भूटान संबंधों पर लिखोगे तो वहां इनको यूज कर सकते हो। अगली न्यूज आपकी आती है हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर के। हैप्पीनेस इंडेक्स अब तो आपको याद हो गया होगा, इतनी चर्चा करती है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है। ये है आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये तो जारी करता है। लेकिन भैया टॉप किसने किया है? ये तो आपको याद ही हो चुका होगा, टॉप किया है फिनलैंड ने। और हैप्पीनेस में अगर आपको याद और रखना है ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन टॉप करता है, तो फिनलैंड ना पढ़ करके इसको पढ़ा करो फनलैंड। क्या पढ़ोगे? फनलैंड। और फन मतलब हैप्पी, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे है। और भारत की रैंक यहाँ पर है 126वीं। वही सबसे बुरी स्थिति, सबसे खुशहाली के पैमाने में सबसे निचला स्तर है अफगानिस्तान का, और यहाँ तालिबान का प्रभाव है। इसीलिए अफगानिस्तान की सबसे खराब स्थिति है, यहाँ 72 स्थिति है। सबसे बढ़िया स्थिति है फिनलैंड की। और भारत की यहाँ पर रैंक क्या है? बोले भारत की जो रैंक है 126वीं है। इतना अगर आपने याद कर लिया, बस इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। फिर देखो ताइवान की बात आती है। ताइवान में भी चुनाव होते हैं और ताइवान में जो राष्ट्रपति चुने गए लाई चिंग ते चुने गए। ताइवान आप जानते ही हो, जो ताइवान देश है इसको चाइना कभी भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा नहीं देता है। साथ ही जो व्यक्ति यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते, इनकी चर्चा इसलिए रही चूंकि चीन इन्हें अलगाववादी नेता के रूप में देखता है। तो जो लाई चिंग ते हैं इनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां होंगी। और ताइवान को जो चाइना है आधिकारिक रूप से क्या बोलता है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि वो नाम ताइवान नहीं लेता है, वो क्या बोलता है उसे? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना का ही पार्ट मानता है ताइवान को। ठीक है, आगे बात करते हैं यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक की। देखो ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आ गया भैया। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स भी किसके द्वारा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 3 महत्वपूर्ण इंडेक्स यहाँ पर आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के देखे हुए हैं। पहला देखा एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, और तुरंत आपको क्या करना है यहाँ पर रैंक भी लिखनी है। तो भारत की रैंक यहाँ पर 63वीं है। दूसरा देखा भैया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यहाँ पर आपने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, यहाँ भारत की रैंक 129वीं है। और तीसरा हम देख रहे हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, यहाँ भारत की रैंक है 39वीं। ये सारी चीजें एक साथ लिखोगे याद भी रहेगी, और कौन सा इंडेक्स जारी करता है, कौन जारी करता है संस्थान, वो भी याद रहेगा। जारी करता कौन है यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म को लेकर के जब WEF का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स आता है, भारत की रैंक देखो यहाँ पर 39वीं आती है। वहीं यहाँ टॉप करता है कौन? अमेरिका, यानी कि जो शीर्ष स्थान पर है सबसे बेहतर ट्रेवल एंड टूरिज्म को लेकर के स्थिति है वह है आपकी अमेरिका की, और भारत की 39वीं है। भारत ने यहाँ बेहतर उछाल दिखाई है, रैंक बहुत इंप्रूव हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर 51वीं रैंक थी और इस बार भारत की सीधा 39वीं रैंक हो चुकी है। तो ये भारत की रैंक भी काफी काबिले तारीफ है ना। तो इसलिए ये पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। टॉप किया है अमेरिका ने, भारत ने 39वां, और सबसे लास्ट अंतिम स्थान आया है माली का है। 119 देशों में 119वां स्थान आया है। अगली न्यूज है, देखो दुनिया के पहले AI कानून को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो कानून बनाया है, यानी कि
जो भैया आप एआई प्रौद्योगिकी है, यहाँ भी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। इसके लिए जब तक आपके पास कोई कानून नहीं होगा, कोई आप कार्रवाई कैसे करोगे? तो इस तरीके का कानून बनाने वाला जो राष्ट्र बना है वो यूरोपीय यूनियन बना है। ये न्यूज याद रखना आप। इसके बाद आगे बात करते हैं डेंगू के टीका को लेकर के, और डेंगू का जो टीका है टैक 003, ये बहुत चर्चा में रहा। देखो डेंगू के बारे में इतना तो कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि डेंगू आपका वायरल डिजीज है ना, वायरस से होने वाला, और ये इसका जो वाहक होता है एडीज मच्छर होता है। ठीक है, कौन होता है? एडीज मच्छर होता है, और वायरस से होने वाली ये डिजीज है ना, वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोआ। ये तीन बीमारियां आप पढ़ते होंगे जब बायो में, तो उसी में जो विषाणु से होने वाली बीमारी है आपकी वह डेंगू है, और इसके लिए जो वाहक मच्छर होता है एडीज मच्छर होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बोले इसी डेंगू पर नियंत्रण करने के लिए ही एक वैक्सीन बनाई गई, और जिसका नाम है टैग 003, और इसके अलावा इसे क्यू डंगा, है ना, डेंगा, डेंगू, डंगा, ये सब नाम एकदम याद हो जाएंगे बहुत इजीली। तो इसका नाम क्या है? क्यू डंगा, और ये WHO के द्वारा इसे प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है, और सेकंड बनी है ऐसी वैक्सीन, ध्यान रखना। कौन सी है? दूसरी वैक्सीन बनी है। पहली इसके पहले आपको डेंग वैक्सिया, ये भी चर्चा में थी, हालांकि 1-2 साल पहले चर्चा में थी ये, और डेंग वैक्सिया जो है ये पहली वैक्सीन थी। दूसरी आपकी क्यूडंगा है, याद रखना, वहां ऑप्शन में दोनों होगी। हाल ही में अगर पूछेगा तो आपको क्यूडंगा बताना है, और अगर पूछे पहली वैक्सीन कौन सी थी तो डेंग वैक्सिया बताना है। पहले नंबर पे देखो डेंग है, वो पहली थी, और डंगा दूसरे, क्यू डंगा मतलब डंगा बाद में यूज हुआ है, तो ये दूसरे नंबर की वैक्सीन है। ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। और WHO के द्वारा देखो इसको मंजूरी दी गई है, तो ये वैक्सीन चर्चा में रही। अगली न्यूज क्या भैया? अगली न्यूज है ब्लू रेजिडेंट वीजा को लेकर के। ये न्यूज क्या थी? देखो होता क्या है, यूएई जो आपका देश है, आप जानते हैं, जो खाड़ी देश है यूएई, और यूएई ने क्या किया है? यूएई ने 2023-24 के वर्ष को ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर घोषित किया है अपने यहाँ पर। बोले ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है, तो बोले इसको लेकर के कुछ प्रयास भी कर रहा होगा। उसी प्रयासों के संदर्भ में ये ब्लू रेजिडेंट्स वीजा नजर आएगा। क्या है ये देखेगा कि पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के जिस व्यक्ति ने बेहतर कार्य किया है, उस व्यक्ति को, जो यूएई है आपका, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये क्या करेगा? उसको 10 साल का ब्लू रेजिडेंट वीजा देगा। जो ये वीजा देगा इसी का नाम है ब्लू रेजिडेंट वीजा। समझ में आया? ये न्यूज समझ में आ गई, और न्यूज के साथ में कौन सा देश है यूएई, ये समझ में आ गया, और क्यों कर रहा है। देखो ये लगातार उसके जो प्रयास हैं, जो उसने टारगेट रखा हुआ है, एफर्ट्स को देखते हुए वैसे एफर्ट डाल रहा है वो, ठीक है। अब अगली न्यूज क्या है भैया? महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा को लेकर के कानून बनाया गया है, वो कौन है भैया? ईयू है, यूरोपीय यूनियन है। ईयू देखो आपका बहुत ज्यादा चर्चा में रहा इस बार। यूरोपीय यूनियन ने आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के देखो कानून बनाया हुआ है, और यूरोपीय यूनियन ने देखो महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है उसको लेकर के भी कानून बनाया हुआ है। तो यूरोपीय यूनियन चर्चा में है, प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अब विश्व प्रवसन रिपोर्ट, देखो वर्ल्ड जो आपकी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट है, इसको समझ लेते हैं, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को। इसको समझने के लिए आपको पहले माइग्रेशन या आपको रेमिटेंस को समझना होगा। रेमिटेंस के मामले में प्रेषण क्या होता है? देखो भारत से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बाहर जा रहे हैं, जैसे यूएई जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। देखो आपको यूएई, जो खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब और या अमेरिका। जो अनस्किल्ड लेबर है ये आपको यूएई और सऊदी अरब के क्षेत्रों में दिखेगा। स्किल्ड लेबर आपको अमेरिका जैसे देशों में दिखाई देता है। बोले फिर ये वहां से कमाई करते हैं और उनका परिवार भारत में रहता है, तो ये भारत को पैसा भेजते हैं, है ना। जो पैसा भेजते हैं वही कहलाता है रेमिटेंस या प्रेषण। अब रेमिटेंस के मामले में, चूंकि रेमिटेंस के मामले में अगर देखा जाए शीर्ष स्थान कौन लगता है, सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो आपने बताया भारत है। और इस बार की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट कहती है भारत ने इस बार 111 बिलियन डॉलर, कितना भैया? 111 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त किया है। दुनिया में ये पहला देश बन गया है जिसने 100 बिलियन डॉलर के प्रेषण को या रेमिटेंस को क्रॉस किया है। अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है। और सर्वाधिक अगर पैसा देखा जाए, सर्वाधिक लोग कहां पर रहते हैं, देखो भारतीय, तो सर्वाधिक जो लोग रहते हैं यूएई में रहते हैं। ध्यान रखना, ये रिपोर्ट बताती है, और रिपोर्ट के आधार पर ही आपसे जो भी प्रश्न बने, सारे प्रश्न आप कर लेना, ऐसी स्थिति में रहना। देखो सर्वाधिक जो लोग रहते हैं वो यूएई में रहते हैं, और सर्वाधिक अगर देखा जाए रेमिटेंस आता है वो अमेरिका से आपका प्राप्त होता है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि रेमिटेंस के मामले में, हाँ रेमिटेंस के मामले में टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। पहला स्थान तो भारत का है जिसने सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त किया है। दूसरा देखो मैक्सिको का है, छोटा सा देश है, लेकिन आपका ये समझ लीजिएगा 61 बिलियन डॉलर जो है मैक्सिको भी प्राप्त करता है। फिर तीसरा स्थान आता है आपका चाइना का, ठीक। तो टॉप 3 आपको पता होना चाहिए प्राप्त करता। उसके बाद में सर्वाधिक जो भारतीय हैं वो कहां पर रह रहे हैं, उनकी संख्या पता होना चाहिए, यूएई में रह रहे हैं, और कितना प्राप्त हुआ है, 111 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है, चूंकि पहली बार है जब 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया है किसी भी देश ने। अगली न्यूज पर चलते हैं भैया, मेनिनजाइटिस को लेकर के
दुनिया का पहला देश बन गया है मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला। अब मेनिंजाइटिस क्या होती है? देखो, एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, ये वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, प्रोटोजोआ भी हो सकती है। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक बुरी तरीके से प्रभावित करती है वो बैक्टीरियल होती है। और मेनिंजाइटिस में होता क्या है, जो मस्तिष्क होता है और रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की आपकी, और ये मस्तिष्क जो होता है इसकी झिल्लियों के आसपास ही क्या होता है, सूजन, स्वेलिंग आ जाती है, तो वह व्यक्ति मेनिंजाइटिस से प्रभावित होता है। अब मेनिंजाइटिस को लेकर के दुनिया का पहला देश बना है टीका बनाने वाला, वो नाइजीरिया है। क्योंकि नाइजीरिया, यह जो बेल्ट है ये मेनिंजाइटिस से पूरी तरीके से प्रभावित होती है, ठीक है, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है। और कौन सा देश है भैया? वो नाइजीरिया है। दूसरा देखो, ये टारगेट ईयर को लेकर के खूब क्वेश्चन आता है, पिछली बार देखना टारगेट ईयर को लेकर के प्रश्न पूछा गया। तो डब्ल्यूएचओ ने, ध्यान रखना, डब्ल्यूएचओ ने मेनिंजाइटिस को खत्म करने के लिए जो लक्ष्य रखा है, वर्ष कौन सा है? 2030। और मैक्सिमम आप देखोगे जो वर्ष अभी निर्धारित किए गए हैं, ज्यादातर जो लक्ष्य हैं वैश्विक संगठन के, वो 2030 ही हैं। जैसे यहाँ पर टीबी उन्मूलन को लेकर के भी पूछा जा सकता है कि वर्ष क्या है, तो टीबी उन्मूलन का भी वर्ष 2030 है। वहीं भारत का टीबी उन्मूलन को लेकर के वर्ष क्या है? 2025 है, ध्यान रखना। और आगे भी और आएगा, 2030 आपको लक्ष्य दिखाई देगा, ठीक। जैसे हेपेटाइटिस को लेकर के 90% तक कमी करने की बात की गई है, वह भी 2030 का वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। देखो, मेनिंजाइटिस को लेकर के जो जो तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, देश है आपका नाइजीरिया, और डब्ल्यूएचओ ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो है आपका 2030, ठीक। अब डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही रोगी जो सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी को लेकर के, पेशेंट सेफ्टी को लेकर के राइट्स चार्टर बनाया गया। अब यानी कि जैसे आपके मौलिक अधिकार होते हैं, तो डब्ल्यूएचओ ने बोला वैसे रोगियों के भी मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो इसी को लेकर के रोगियों पर एक 6वां वैश्विक कॉन्फ्रेंस होता है, तो मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस होता है। वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है? वो कॉन्फ्रेंस हो रहा है भैया दक्षिण, जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में ही क्षेत्र है आपका, चिली देश है। अब चिली के सैंटियागो में बैठकर यह बैठक हो रही है, और वहां चर्चा की जाती है कि यहाँ पर एक चार्टर पेशेंट का भी होना चाहिए, पेशेंट सेफ्टी को लेकर के। तो कहाँ सम्मेलन, कहाँ हुआ आपका? सम्मेलन हुआ है आपका, याद रखना, चिली सैंटियागो में। और क्या आपका आया है यहाँ पर? रोगियों के लिए चार्टर आया है, किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगली न्यूज है आपकी, विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। देखो, सबसे बिजिएस्ट जो पोर्ट है, बिजिएस्ट पोर्ट में सभी को पता होगा, सबसे जो बिजिएस्ट पोर्ट है वो अमेरिका का है। क्या नाम है उसका? इसका नाम है अटलांटा। ध्यान रखना, अटलांटा जो एयरपोर्ट है, ये लिस्ट देखो, ध्यान से देखना, और इसी लिस्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे जो बिजिएस्ट पोर्ट है वो अटलांटा है। और टॉप 10 में 10वां स्थान है, 10वीं रैंक रखता है भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है। ये सर्वाधिक व्यस्ततम है भारत का, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इसकी 10वीं रैंक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है वो हुई है इसकी, है ना, सबसे ज्यादा चर्चा हुई है जापान की। जापान का जो हनेडा एयरपोर्ट है, हनेडा एयरपोर्ट ने तगड़ी उछाल लगाई है, और आपका 5वां स्थान इसने ग्रहण किया है। शायद इसका 16वां स्थान था, इसी में देखो दिया हुआ होगा, हाँ ये देखिए, 16वें स्थान से यह 5वें स्थान पर सीधा आया है हनेडा, जो जो आपका एयरपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा चर्चित आपका यह रहा हनेडा एयरपोर्ट, जापान का। पहला सबसे ज्यादा बिजिएस्ट अगर पूछा जाए तो अटलांटा है, और 10वीं रैंक है भैया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की। तो भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा रहा? इंदिरा गांधी, आईजीआई के रूप में, जिसे आप जानते हो। अगली न्यूज देखो, हेपेटाइटिस को लेकर के है। हेपेटाइटिस पर रिपोर्ट आती है, यहाँ बात होती है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा देखा जाता है। हेपेटाइटिस आपको पता होना चाहिए, जो बीमारी होती है यहाँ पर, यह वायरल डिजीज है, ठीक, ध्यान रखना, वायरल डिजीज है, विषाणु से प्रभावित होती है, विषाणु से जनित बीमारी होती है। और यहाँ हेपेटाइटिस बी और सी की बात की गई है इस रिपोर्ट में। हेपेटाइटिस बी और सी में देखो, लीवर जो है डिस्फंक्शन करने लगता है, यहाँ सूजन आ जा सकती है। आगे अगर और स्थिति खराब रहती है तो लिवर सिरोसिस तक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है मरीज को, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी और सी को लेकर के यहाँ जो डेटा आया, यहाँ पाया गया कि चीन के बाद में, इससे प्रभावित होने के मामले में चीन के बाद में भारत क्या है? दूसरा स्थान रखता है हेपेटाइटिस बी और सी से प्रभावित होने वाले देशों के अंतर्गत देखा जाए तो। क्या स्थान है यहाँ पर? भारत का दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी और सी से प्रभावित मरीज कहाँ पर हैं? बोले चाइना में, ठीक। अगली न्यूज क्या भैया? अगली न्यूज क्यूएस रैंकिंग की है। क्यूएस आपका क्वार्टरली सिमंड्स की जो आपकी ये रैंकिंग होती है, ये लंदन स्थित, देखिए ये आपका संस्थान है। यह रैंक निकालता है जो विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालयों की रैंक क्या है? बोले बहुत सारे मानक बनाए जाते हैं यहाँ पर। एक तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी के मानक पर देखा जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, ठीक है, आपके चिकित्सा संस्थान का एक मानक बनाया जाता है। तो सभी में टॉप किसने किया है, इतना जानकारी होनी चाहिए बस। जैसे अगर यूनिवर्सिटी के मामले में देखा जाए तो भारत से यूनिवर्सिटी के मामले में जो टॉप किया है वो जेएनयू ने किया है, और 20वां स्थान यहाँ पर आया है। जो यूनिवर्सिटी की जो कैटेगरी बनाई गई विश्वविद्यालयों वाली, उसमें टॉप किया है जेएनयू ने। किसमें? क्यूएस जो आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है।
फिर वही जो मेडिकल वाले में आपका आया है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस। किसने टॉप किया है? सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस। यहाँ हम भारत के संस्थान देख रहे हैं जितने उच्च संस्थान है। मैनेजमेंट में आपका IIM अहमदाबाद आपका शीर्ष स्थान पर नजर आता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैनेजमेंट के मामले में IIM अहमदाबाद है, यूनिवर्सिटी के मामले में JNU है, वही इंजीनियरिंग संस्थान के मामले में आपका IIT बॉम्बे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी न्यूज ध्यान रखना जो बताई जा रही है। कौन कौन से उच्च संस्थान आपसे क्यूएस रैंकिंग में पूछे जा सकते हैं? एक तो यूनिवर्सिटी में आपका कौन है? बोले JNU है। फिर आपका मैनेजमेंट में कौन है? बोले मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद वाला है। फिर आपका तीसरा इंजीनियरिंग में आपका कौन सा है इंस्टीट्यूट? बोले IIT बॉम्बे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो प्रेस फ्रीडम को लेकर के देखो अगला इंडेक्स है। तो प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है यहाँ पर जारी करता है, इसका पता होना चाहिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी कि कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। विदाउट बॉर्डर कहने का मतलब यह है कि जो प्रेस होनी चाहिए वो आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए, है ना। इस संदर्भ में आपका नाम भी देखो काफी इजी है याद करना, रिपोर्टर जो है विदाउट बॉर्डर काम करने चाहिए। ठीक, अब यहाँ विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। ये संगठन है आपका, फ्रांस का एक NGO है जो ये जारी करता है। यहाँ जो रैंक आई है भारत की बहुत बुरी रैंक है। यहाँ प्रेस की फ्रीडम को लेकर के सोचने वाली बात है कि हमारी जो रैंक आ रही है 159 रैंक है। यहाँ जब सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है भैया? शीर्ष स्थान पर देखो आपको नॉर्वे दिखाई देगा और सबसे बुरी स्थिति है इरिट्रिया की। ठीक, इरिट्रिया कहाँ पर है भैया? ये जो आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखोगे ना तो यहीं पर आपका देश नजर आएगा, इरिट्रिया। ठीक, इरिट्रिया जो है सबसे बुरी स्थिति में है प्रेस फ्रीडम को लेकर के, और सबसे बेहतर स्थिति में कौन है? नॉर्वे है। और नॉर्वे अभी आपको आगे भी देखो नॉर्वे की शीर्ष स्थान दिखाई देगा, क्योंकि प्रेस फ्रीडम, ध्यान रखना, यहाँ से कनेक्ट कर लेना दोनों को, यही याद कर लो, साथ के साथ याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। प्रेस फ्रीडम में देखो सबसे अच्छा प्रेस को फ्रीडम मिली हुई है तो नॉर्वे स्कैंडिनेवियन है, लेकिन नॉर्वे यहाँ शीर्ष स्थान पर है। वहीं जहां पर प्रेस बहुत अच्छी स्थिति में होगा तो वहां पर क्या होगा? आपका लोकतंत्र भी बहुत अच्छी स्थिति में होगा। होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ। तो देखो लोकतंत्र को लेकर के अगर शीर्ष स्थान पर आपसे पूछा जाए कौन है, तो लोकतंत्र के मामले में भी नॉर्वे आपका शीर्ष स्थान पर है, और प्रेस फ्रीडम में भी शीर्ष पे कौन है? नॉर्वे है। तो दोनों आपको एक साथ याद कर लेने हैं, तो टॉप जो जिस कंट्री ने किया है वो याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। भारत की रैंक क्या है? 159 है। तो बोले भारत की रैंकिंग बहुत खराब रही। इस संदर्भ में भी यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, काफी ज्यादा मीडिया को लेकर के यहाँ बातें की गई कि मीडिया जो आपका चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और रैंक आपकी आ रही है 159, तो सुधार करने की जरूरत है। और सबसे खराब स्थिति इरिट्रिया की है। क्लियर, सारी चीजें याद। कौन जारी करता? ऐसे याद कर लो, रिवीजन कर लो, जारी करता कौन भैया? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। भारत की रैंक क्या है? 159। सबसे अच्छी स्थिति में कहाँ की प्रेस है? बोले नॉर्वे की। और नॉर्वे की प्रेस अच्छी तो वहां की डेमोक्रेसी अच्छी, तो इसीलिए डेमोक्रेसी इंडेक्स आएगा, वहां भी नॉर्वे शीर्ष पे रहेगा। बोले सबसे खराब स्थिति में सबसे गंदी प्रेस कहाँ की है? बोले इरिट्रिया की। ठीक है, अब आगे आती है रिपोर्ट सिप्री की सैन्य खर्च को लेकर के। सैन्य खर्च के मामले में यहाँ भारत ने टॉप किया है आयातक के मामले में, यानी कि जो हथियार है, याद रखना पीछे जो हमने पढ़ी थी न्यूक्लियर वीपन को लेकर पढ़ी थी, यहाँ हथियारों को लेकर के है ना, न्यूक्लियर वीपन की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। हथियारों में अगर सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला कोई राष्ट्र है तो वो भारत है, यहाँ शीर्ष स्थान पे है। इसके बाद सऊदी अरब और कतर आते हैं, सऊदी अरब को पीछे छोड़ा है, भारत यहाँ शीर्ष स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए हथियारों का सबसे ज्यादा आयात किसने किया है? तो भारत ने किया है। क्लियर, तो यहाँ से देखो ये न्यूज इतनी ही अपने काम की थी। इसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स आ जाता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स से पहले यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लेते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की बात की गई, आपको पता होगा विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। शुरुआती स्तर पर कहा गया कि भैया जो इनके मध्य आते हैं, जहां सूरज की जो मात्रा है, सूरज जो है, सूरज की उपस्थिति जो है सर्वाधिक मात्रा में रहती है, उन देशों को मिलकर के एक संगठन बनाना चाहिए। उसमें ही आपकी बात की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और यह चर्चा की गई थी आपकी पेरिस जलवायु सम्मेलन में। तो पेरिस जलवायु सम्मेलन में यह चर्चा की जाती है और भारत और फ्रांस मिलकर के इस संगठन का निर्माण करते हैं, जो आपका अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन कहलाता है, जिसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में बनाया जाता है। गुरुग्राम कहाँ भैया? हरियाणा में। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया जाता है। अभी क्या है, यह लिमिट को बाहर बढ़ा दिया गया है। अब यह जरूरी नहीं है कि जो देश इसके सदस्य बनेंगे वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले ही बनेंगे। अभी क्या है, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, और इसके चलते अभी जो 99वां सदस्य इसका बन गया है वह स्पेन है, और 100वां सदस्य कौन बना है? पैराग्वे बना है। क्लियर, बैकग्राउंड से जोड़ते हुए आप करंट के सारे तथ्य याद किया करो तो आसानी से याद हो जाएगा। 99वां सदस्य कौन बना है? स्पेन। 100वां सदस्य कौन बना है? पैराग्वे बना है। आगे बढ़े, अगली न्यूज। अगली न्यूज है आपकी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को लेकर के। डेमोक्रेसी इंडेक्स में पीछे समझाया कि प्रेस फ्रीडम जहां की अच्छी, डेमोक्रेसी भी वहां की अच्छी। तो टॉप कौन करेगा? बोले टॉप करेगा देखो नॉर्वे। दिख रहा है यहाँ पर। भारत की रैंक क्या है भैया? भारत की रैंक याद कर लेना, 41वीं रैंक है यहाँ पर डेमोक्रेसी में। ठीक, और
और आपका देखो याद भी और दूसरा एक तरीका है, डेमोक्रेसी आपकी तभी अच्छी होगी जब आपका प्रेस बेहतर कार्य करेगा, और प्रेस के मामले में हमारी रैंक क्या है 159 है, तो प्रेस आपका चौथा स्तंभ होता है और ये चौथा स्तंभ अच्छा काम करेगा तो हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तभी पहुंच सकते हैं। तो बोले यही रैंक है आपकी 4 और 1, ठीक, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पर हो गई आपकी सबसे बुरी स्थिति। हाँ, डेमोक्रेसी में सबसे बुरी स्थिति कहाँ पर है भैया, जहां पर तानाशाही आपको दिखाई देगी। तानाशाही कहाँ सर्वाधिक दिखाई देती है, उत्तर कोरिया में दिखाई देती है, ये कोई याद करने वाली चीज तो है नहीं। टॉप किया है नॉर्वे ने, उत्तर कोरिया ने सबसे लास्ट स्थान प्राप्त किया है, और वहीं भारत की रैंक क्या है, 41वीं रैंक है। अगली न्यूज आपकी प्रधानमंत्री की यूएई और कतर यात्रा है। देखो यूएई यात्रा पर भी जाते हैं, कतर यात्रा पर जाते हैं। यहाँ एक जो कार्यक्रम बहुत चर्चा में रहा, अहलान मोदी, ठीक है, अहलान मोदी क्या है, देखो यूएई में आपके जो इंडियंस रह रहे हैं, भारतीय समुदाय रह रहा है, भारतीय समुदाय के द्वारा मिलकर के प्रधानमंत्री के लिए जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया वह था आपका, उसका नाम था अहलान मोदी, ठीक है, समझ गए अहलान मोदी क्या है। और यूएई में ही आपका, और यूएई में कहाँ पे, यूएई में ही अबू धाबी में, अबू धाबी में आपके पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया गया, याद रखना, यह भी बहुत चर्चा में रहा, और यह फरवरी की न्यूज है। फरवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूएई में जो मंदिर है आपका, मंदिर का क्या नाम है, बोचास निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का यह मंदिर है, और इस मंदिर का पहला हिंदू मंदिर है ये यूएई का। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, अबू धाबी में उद्घाटन किया गया है। यही यूएई में एक कार्यक्रम हुआ अहलान मोदी, जो प्रीलिम्स के नजरिए से महत्वपूर्ण है, ये समझ लो। इसके अलावा जो समझौते हुए हैं, 10 महत्वपूर्ण समझौते हुए, उन समझौतों को पढ़ लेना है, ये मेंस में जब आप लिखोगे तो बेहतर काम आएगा। जैसे आप बताओगे कि यूएई जो है तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जब यूएई का महत्व बताओगे ना आप, मेंस में जब आप महत्व बताओगे, वहां महत्व के संदर्भ में यह दर्शाना है कि जो यूएई है आपका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और 7वां सबसे बड़ा निवेशक है भारत के मामले में, तो यह इतना महत्व रखता है। इसीलिए यह यूएई को की गई जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी की, यह महत्वपूर्ण है। अहलान जो मोदी है, यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर हिंदू मंदिर है, यह कहाँ बनाया गया, पहला हिंदू मंदिर है, वह भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ा जाए कतर को, दूसरा देखो एक दिवसीय यात्रा इनकी कतर की भी रही, और कतर के लिहाज से यह जरूरी है कि कतर जो है आपका लिक्विड जो जो एलएनजी है ना, लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है, इसका सबसे बड़ा आयातक है भारत के दृष्टिकोण से। भारत जितना एलएनजी आयात करता है उसका 48%, यानी कि लगभग 50% अकेला किससे आयात करता है, कतर से। तो इस दृष्टिकोण से कतर हमारे लिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें ऊर्जा आपूर्ति के मामले में, ठीक है। अब अगली समिट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। देखो वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है, ध्यान रखना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होती कहां पर है, बोले दुबई में हुई है। और क्यों हुई है, देखा गया कि विश्व में जो सरकारें हैं किसी भी क्षेत्र में यदि बेहतर कार्य कर रही हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया गया, उन्हें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार, जैसे एग्जाम्पल ले लें भारत का, तो भारत को यहाँ पर क्या है, एआई में, एआई में मतलब सरकार ने अपने यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट आप देख रहे हो लगातार ई कैबिनेट की बात कर रही है, ठीक है, जो बजट पेश होता है वो भी ई बजट की बात करती है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए। यह देखा वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट हुई, इस समिट में यह देखा गया कि भारत ने जो सरकारी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे पोर्टल्स देख रही है, तो सरकारी सेवाओं में एआई का प्रयोग करते हुए काफी बेहतर कार्य किया है, इसीलिए गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से भारत को वहां पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है ये कहां पर हुई, दुबई में हुई है, और यहाँ भारत को पुरस्कृत किया गया है गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से। गवर्नमेंट टेक पुरस्कार क्यों, क्योंकि जो सर्विसेज भारत यहाँ पर अपने यहाँ पर दे रही है, वहां पर एआई का काफी बेहतर ढंग से प्रयोग कर रही है। फिर है भैया 7वां जो हिंद महासागर सम्मेलन है, जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में संप्रभुता को, भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए और स्ट्रेटेजिकली यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में कॉन्फ्रेंस होता है आपका, कहां पर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हो रहा है, और इसकी थीम याद रखना, थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। बोले जो ऑब्जेक्टिव है वही ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी यह थीम भी बनाई गई है। तो ये बस इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर हो रहा है, सीधा प्रश्न बनेगा आपसे, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में यह आयोजित किया जा रहा है, ठीक। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बताया था, पीछे भी देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यहाँ लास्ट रैंक पर हमने पीछे याद किया था, सोमालिया की जो अंतिम स्थान आया है, तो किसका है, सोमालिया का है। और सोमालिया का और कहां पर, पीछे हमने मानव विकास सूचकांक में देखा था कि यहाँ भी सोमालिया का अंतिम स्थान है। दो जगहों पर सोमालिया सबसे लास्ट प्लेस रखता है। कनेक्ट करके 2-3 इंडेक्सेस जहां दिखा करें, याद किया करो तो ज्यादा अच्छे से याद रह पाएगा, लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान है, इसके द्वारा ही यह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला जाता है। यहाँ भारत की रैंक खराब हुई है पिछले साल की तुलना में, भारत की रैंक 85 से गिर करके 93 हो गई है, यानी कि भारत में करप्शन बढ़ा है, और यह दिखाता है आपका यह इंडेक्स, इसलिए यह रैंक महत्वपूर्ण हो जाती है भारत की। और सबसे बेहतर कार्य किया है डेनमार्क ने, यह भी याद करने का एक तरीका बना सकते हो कि देखो करप्शन में, भ्रष्टाचार में
जो कोई भी एक भी मार्क नहीं मिलते हैं भ्रष्टाचार के, कोई मार्क नहीं मिलता, तो वो है आपका डेनमार्क। कोई मार्क नहीं, तो बोले वही डेनमार्क है, ठीक है, जो कोई मार्क नहीं छोड़ता भ्रष्टाचार के। तो यह देश कौन सा है? डेनमार्क है। तो डेनमार्क याद हुआ। जारी करता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंक हो गई आपकी 93, पिछली बार की तुलना में ये खराब हुई है, 85 से 93 पहुंची है। ये याद हो गया आपको। सबसे खराब रैंक सोमालिया, और सोमालिया की और कहां पर खराब रैंक है? मानव विकास सूचकांक में, ठीक है, याद। आगे बढ़े, आगे देखते हैं टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रैफिक से रिलेटेड है। यहाँ एक पैरामीटर बनाओगे ना कि कहीं किसी स्थान पर आपको अगर चेक करना है कि ट्रैफिक को लेकर के उस देश में, उस शहर में क्या स्थिति है, तो एक पैरामीटर बनाया गया कि 10 किलोमीटर का। बोले देखा जाएगा कि इस ट्रैफिक में 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, उस आधार पर बताया जाएगा कि कहाँ ट्रैफिक ज्यादा खराब है, कहाँ ट्रैफिक को लेकर स्थिति ज्यादा बुरी है। तो इस संदर्भ में पाया गया लंदन, ये लंदन ना होकर के मंदन है, मंद है, ठीक है। तो मंद जो है यहाँ स्थिति, मंदन, लंदन ये पढ़ना। तो लंदन में अभी तक सबसे धीमा शहर इसको माना गया है। क्यों माना गया है, इसको लेकर के देखो, ये डेटा है आपका। लंदन में 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 37 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। वहीं टॉप 10 में 2 भारत के शहर हैं, एक बेंगलुरु, बेंगलुरु के जाम से आप सभी परिचित हो गए। तो बेंगलुरु का जो ट्रैफिक है वहां पर 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 28 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। और पुणे जो भारत में स्थित है, पुणे दूसरा, 7वां स्थान आया है इसका। तो पुणे में 27 मिनट 50 सेकंड का समय लगता है। तो बोले सबसे धीमा शहर आपका यहां से पता चला लंदन है, और बेंगलुरु और पुणे ये टॉप 10 में आपके हैं। 6वां स्थान बेंगलुरु का है, 7वां स्थान पुणे का है। आगे देखो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, ये भी यहाँ पर चर्चा कर दी गई है। और आखिरी न्यूज है, देखो ये किसकी, गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर के। यहां समझो आखिरी नहीं है, हालांकि हाँ इसके बाद एक तो और है। तो देखो नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर के, नाम को लेकर के चर्चा कब हुई? चर्चा तब हुई जब वैश्विक स्तर पर आपका, यह 1961 की बात है, और यहां तक आते आते शीत युद्ध की बात की जाती थी। समझना, बैकग्राउंड थोड़ा सुन लो तो आसान हो जाएगा। तो बोले देखो यार 1961 की बात है, 61 के पहले तक क्या हो रहा था? 45 के बाद जब विश्व युद्ध खत्म होता है, तो उसके बाद जो पूरा का पूरा विश्व है दो धुरी में बढ़ जाता है। एक आपका यूएसए है पूंजीवादी, एक आपका साम्यवादी। साम्यवादी में यूएसएसआर है आपका, पूंजीवादी का जो नेतृत्व कर रहा था वो यूएसए था। बोले फिर भारत जैसे और भी राष्ट्र थे जो किसी भी समूह में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसी संदर्भ में देखो आपका 1961 में एक संगठन बनाया जाता है जहां जवाहरलाल नेहरू की भी भूमिका रहती है महत्वपूर्ण, और वही आपका कहलाता है गुट निरपेक्ष। किसी भी गुट में शामिल ना होने वाला, गुट से निरपेक्ष रहने वाला ही जो संगठन बनता है वह कहलाता है नाम, है ना, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है। तो इसको लेकर के देखो आप सम्मेलन होते हैं। अभी तो हालांकि इसमें 100 प्लस आपके देश हो चुके हैं शामिल, लेकिन जब यह संगठन 1961 में बना था तो वहां पर 5 राष्ट्र थे जो इसके संस्थापक सदस्य थे। क्लियर बात है। तो नाम को लेकर के आपको देखो जो बैकग्राउंड था ये समझा दिया गया, क्यों आया ये समझाया गया। अभी हाल ही में इसका 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। नाम देशों का अभी हाल ही में 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कहां पर हुआ है? युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। और इसकी थीम क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। बोले नाम को लेकर के देखो कहां हुआ है? कंपाला में हुआ है, ठीक है। कंपाला युगांडा की राजधानी है, यहाँ इसका 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। और इसकी थीम क्या है भैया? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। इतना महत्वपूर्ण है याद करना, और इतना आपने याद कर लिया होगा। और फिर है आगे मलेरिया मुक्त प्रमाणन जो सर्टिफिकेट दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त का सर्टिफिकेट किस देश को दिया गया, यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब बोलोगे, आप बताओगे काबो वर्डे, उस देश का क्या नाम है? काबो वर्डे नाम है, ठीक है। लेकिन मलेरिया की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से होने वाला यह रोग है। वहां लिख देगा विषाणु जनित, बैक्टीरिया, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित। तो मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ जनित है। जैसे किसी भी व्यक्ति में मलेरिया से प्रभावित होता है यदि वह, और मच्छर यदि काटता है उसको, तो वो मच्छर यदि काट लेता है तो वो आपका फैला सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो वह ब्लड जो है वहां से लेकर के आगे, या मलेरिया जो प्रोटोजोआ है उसको लेकर के आगे दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी प्रभावित कर सकता है। तो ये मलेरिया आपकी बीमारी होती है, ये किसके कारण होती है भैया? एनाफ्लीज मच्छर। नाम क्या होता है उसका? एनाफ्लीज मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। और जो डेंगू बताया था एडीज मच्छर है, और मलेरिया आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर है। बायो जब आप पढ़ते होगे तो वहां ये सारी चीजें आप पढ़ते होगे साथ में, ठीक है। तो अभी न्यूज क्या है करंट की, कि मलेरिया मुक्त जो सर्टिफिकेट है ये दिया गया है किसको? काबो वर्डे को। और इस तरीके का सर्टिफिकेट पाने वाला वो 43 राष्ट्र हैं ऐसे जिन्हें मलेरिया मुक्त डब्ल्यूएचओ के द्वारा घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में कौन हुआ है? काबो हर्डे हुआ है। तो ये न्यूज समझ में आ गई होगी और क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। सबसे लास्ट न्यूज है आपकी ब्रिक्स की। देखो ब्रिक्स की चर्चा खूब हुई, क्यों हुई? ब्रिक्स का थोड़ा सा इतिहास भी पता होना चाहिए। सर्वप्रथम जब ब्रिक आता है आपका, तो वहां पर आपका साउथ अफ्रीका नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है फिर इस संगठन का नाम हो जाता है ब्रिक्स, ठीक।
पहले जिम ओ'नील की जो अवधारणा आती है, जिम ओ'नील के द्वारा 2001 में ये संगठन जो बनाया जाता है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी, इन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया ब्रिक। फिर आगे जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है तो इस संगठन का नाम हो जाता है 2010 में, क्या नाम हो जाता है भैया, इसका ब्रिक्स नाम हो जाता है। और एस क्या है, एस किसके लिए स्टैंड करता है, एस आपका साउथ अफ्रीका के लिए। तो अभी तक 5 देश ही थे, लेकिन यही 2024 में आकर के यहाँ 5 देश और शामिल हो गए हैं, जिसके कारण अब ब्रिक्स में देश हो चुके हैं, सदस्य कितने हो चुके हैं, अब हो चुके हैं भैया 10। ठीक है, अभी तक क्या था, केवल 5 ही थे। बी मतलब कि आपका ब्राजील है, आर का मतलब आपका रशिया है, आई का मतलब इंडिया है, सी का मतलब चाइना है, और एस का मतलब होता था साउथ अफ्रीका। क्लियर, समझ गया सारी चीजें। ब्रिक्स के ये 5 थे, अब 5 अभी बढ़े हैं, लेकिन एक देश को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, अर्जेंटीना भी शामिल करने का प्रयास किया गया था, है ना, अर्जेंटीना में, लेकिन सरकार बदलती है तो वो मना कर देता है कि भैया हम यहाँ ब्रिक्स के सदस्य नहीं बनने वाले हैं, अपने आप को पीछे कर लेता है। तो जो 5 देश हैं आपके जो इसमें शामिल होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर 5 देश कौन से हैं। 2 देश देखो आपके अफ्रीका के हैं, 2 अफ्रीका के कौन से हैं, इथोपिया आपका, और आपका कौन सा है, इजिप्ट, है ना, मिस्र। इथोपिया और इजिप्ट दोनों देश हैं जो कहां से हैं, अफ्रीका से हैं। और 3 देश आपके कहां से हैं, 3 देश देखो, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये तीनों देश आपके यूरोप से हैं, ध्यान से समझ, एशिया से हैं। ठीक, कौन कौन से, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, 3 एशियाई देश हैं, 2 अफ्रीकन देश हैं। यही 5 देश हैं जो ब्रिक्स के नए सदस्य बने हुए हैं, और 2024 में इन 5 देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता ली है जनवरी में। ठीक है, कौन कौन से, ध्यान से समझो, दोबारा से सुनो। तो अफ्रीका के कौन, मिस्र, जिसे आप इजिप्ट बोलते हो, इजिप्ट और इथोपिया, और 3 एशिया के, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस तरीके से अब ब्रिक्स के सदस्य हो जाते हैं 10। एक सदस्य जो बनना था अर्जेंटीना, वो नहीं बना चूंकि वहां सरकार बदल गई, और वहां की सरकार जो नए आपके राष्ट्रपति बने, इन्होंने क्या किया, यह पश्चिमी देशों के जो संगठन है इनके हितैषी थे, इनके समर्थक थे, इसलिए इन्होंने अपने इंटरेस्ट शिफ्ट किए उस साइड में। और यहाँ पर जो सदस्य हैं, ये 5 ही सदस्य हमें मिले ब्रिक्स के, वो 5 सदस्य आपको याद हो गए। चलो फिर ये इंटरनेशनल वाली जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी वो सारी खत्म की गई, कोशिश की गई आपका एक क्विक रिवीजन हो सके, है ना, जितना तेजी से आप रिवाइज कर सको। और वही सारी चीजें यहाँ केवल बताई गई हैं जो एग्जाम के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि यूकेपीएससी आप देने जा रहे हो तो ये चीजें एक बार आप सुन लोगे ना, एक बार नहीं 2-3 बार सुनना। अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह नहीं है, हालांकि पीडीएफ तो दे दी जाएगी, हाईलाइटेड पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो 2-3 बार अगर आप सुन लोगे इस वीडियो को, तो वीडियो के साथ ही आपको सारी चीजें वो महत्वपूर्ण याद हो जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिहाज से जरूरी है। ठीक है, चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं। और बहुत अच्छा फीडबैक दिया आप लोगों ने, और इस तरीके से बताना है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका फीडबैक, है ना, इस पर भी आना चाहिए, है ना, कैसा लगा आपको। चलो फिर खत्म करते हैं, धन्यवाद।